ओके यार, अब सेट 1 हो गया। अब देखते हैं सेट 2 को। सेट 2 भी यार बच्चों ने भेज दिया है, स्कैन में हमने कर कर। अब इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सेट 2 फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन तो वही है, कुछ क्वेश्चन चेंज है, कुछ क्वेश्चन सेम ही है। तो स्टार्ट करो यार। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिया यार, टाइम नहीं है अब अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन सेज टू आइडेंटिकल सर्कुलर कोएक्सियल कॉइल्स A and B अरेंज्ड इन वर्टिकल प्लेन्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। टू सर्कुलर कोएक्सियल वायर्स प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन, ऐसे करके दो कॉइल्स हैं यार, या वायर्स है सर्कुलर शेप में, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पे पड़ी है और एक्सिस इनका क्या है, सेम, ठीक है ना, कोएक्सियल। ओके, अरेंज इन वर्टिकल प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में करंट कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज डिक्रीज्ड, अगर इनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी कि ये पास आए। ध्यान से देखना भाई, ये जो कॉइल है इसका इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और जो कॉइल बी है, इसको कॉइल ए मान लेते हैं, इसको कॉइल बी मान लेते हैं। तो बेटा जो कॉइल बी है वो ए के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, यानी कॉइल बी को ए के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स फील हो रही है। सिमिलरली जो ए है बी के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, ए को बी के कारण फ्लक्स फील हो रही है। जब दोनों पास आएंगी, आप ए को कंसीडर करो, बी पास आ रही है, ए को छोड़ो अभी, पास आ रही है, दूर जा रही है, बी पास आ रही है, ठीक है। अब बी जब ए के पास आ रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो ए के थ्रू फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, और करंट सेम सेंस का। अब फ्लक्स इंक्रीज होगी तो लेंज लॉ कहता है कि जी इसमें कुछ ऐसा करंट क्रिएट होना चाहिए जो फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोके, यानी ये ऑपोजिट सेंस का करंट प्रोड्यूस करेगी, यानी इसमें से करंट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। और सिमिलरली जब बी के पास ए पहुंचेगी तो उसके थ्रू भी फ्लक्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब लेंज लॉ के हिसाब से अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रही होती है, पास आने से इंक्रीज हो रही है ना, वो डिक्रीज करने की कोशिश में लग जाएंगे। तो डिक्रीज करने की कोशिश में करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में, ए में भी करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बी में भी करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि डिक्रीजेस इन बोथ ए एंड बी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल इज डिक्रीज्ड एट ए कांस्टेंट रेट, द करंट डिक्रीजेस इन बोथ ए एंड बी। करंट दोनों में क्या हो जाएगा यार, डिक्रीज हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए कैपेसिटर। रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट करंट वाला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, एप्सिलॉन नॉट d phi डिवाइडेड बाय dt। तो सेट बी के हिसाब से मैंने भी देखा उसमें किस नंबर ऑप्शन पे था, सेट बी के हिसाब से हम देखते हैं तो इसकी ऑप्शन क्या आ रही है, ऑप्शन सी करेक्ट आ रही है। इधर से देख लो, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस। ओके, या तो आपका सेट 1 था ना, सेट 1 में जो क्वेश्चन था वो मिरर पे था, ये किस पे आ रहा है, लेंस पे आ रहा है। उसमें हमने आंसर दिया था कि यार मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए रियल इमेज बनाने के लिए, 0 होना चाहिए। 0 क्यों, क्योंकि अगर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, इमेज भी कहां पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन ध्यान देना वो वाला आंसर नहीं है, अगर किसी ने आगे पीछे से पूछ के कर लिया हो ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस पे है, वो किस पे क्वेश्चन था, मिरर पे क्वेश्चन है। मिरर में क्या होता है, अगर हमने ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो इसकी इमेज बननी है दूसरी तरफ, ठीक है जी। अगर 2f पे रख दें तो आपको पता है उस तरफ भी इमेज कितनी बनती है, 2f पे ही बननी है, ठीक है। अगर इसको कहां पे रख दें हम, 2f पे रख दें तो उस तरफ भी इमेज कहां पे बनेगी, 2f पे बनेगी। अगर f और 2f के बीच में रखा होता तो बियॉन्ड 2f जाती है, तब डिस्टेंस ज्यादा है। तो करते 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 जब इसको 2f पे रखोगे तो उधर भी इमेज 2f पे बनेगी। ये इन दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। वैसे मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा करना इसको प्रूव भी किया जा सकता है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए,
इट शुड बी 2f नहीं, सॉरी गलत कह रहा हूं, एक तरफ 2f दूसरी तरफ भी 2f, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका 4f आना चाहिए यार। तो हमारे हिसाब से इसका आंसर 4f है। बाकी अगर किसी को कंफ्यूजन हो भैया इधर उधर से बहुत दुनिया बढ़ा रही है कि देख लेना, वैसे इसको मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से प्रूव कराते होते हैं, तो मैक्सिमा की मिनिमा के कंसेप्ट के हिसाब से भी 4f आएगा, तो इसका हमारे हिसाब से आंसर क्या है 4f है जी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो जी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा फोटोन ऑफ एनर्जी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, जो इंसिडेंट फोटोन डाला गया है वो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 7 इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस हैविंग द वर्क फंक्शन ऑफ 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, यार आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाओ। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि जो h न्यू है वो किसके इक्वल है, h न्यू नॉट प्लस E max ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। h न्यू यानी इंसिडेंट लाइट, वो दे रखी है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, h न्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इस हिसाब से यार कैलकुलेट करना आपका काम कि अगर मैं E max कैलकुलेट करूंगा तो इट विल बी 7 माइनस 3.75। ओके, 7 माइनस 3.5 करते तो आंसर 3.5 ही आता, लेकिन 3.75 है, तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भैया कैलकुलेशन हमारी कमजोर है, कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बात किसकी चल रही है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल है 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो वर्क फंक्शन भी 3.25 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सिखाया होगा कि सीधा आंसर दे देते होते हैं कि E max अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन आ जाएगा सीधा भैया 1 वोल्ट। तो इसका आंसर आना चाहिए 3.25 वोल्ट, तो आंसर होना चाहिए 3.25 वोल्ट। यार ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, फिर से देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, यहां सीबीएसई की गलती है भैया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो वो किस में आएगा, वोल्ट में ही आएगा, तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, वोल्ट होनी चाहिए। आंसर क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेरे ख्याल से तो गलती है, बाकी सीबीएसई वाले जाने। इसका आंसर क्या आना चाहिए 3.25 सही है, सी ऑप्शन आ जाएगा, बट इट शुड बी इन वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसमें मेजर करते हैं यार, वोल्ट में मेजर करते हैं। अगली बात पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स फोटोन। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही क्या है, सेम क्वेश्चन है। ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब द फोटोन व्हिच एक्साइट्स टू 5th लेवल, ग्राउंड लेवल से कहां पे गया 5th लेवल पे गया। वेवलेंथ ऑफ द फोटोन, सेट ए वाला क्वेश्चन हो गया। 975 नैनोमीटर इसका क्या कैलकुलेट किया था, आंसर कैलकुलेट किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यहां से क्विट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये देखो भैया बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया उसने, 9वीं कक्षा वाला। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, भैया एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स, डेफिनेशन बोलते होते हैं छोटी क्लासेस में कि एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। नहीं भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। बाकी तुम लोग अपने आप देख लेना भाई, उम्मीद है सही किया होगा। ये वाला क्वेश्चन, एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए पीएन जंक्शन डायोड एंड ए लोड रेजिस्टर, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ओके, सेम ही क्वेश्चन है, पूरा इसलिए पढ़ लेना चाहिए कि कहीं कोई चेंज तो नहीं कर दिया यार, आंसर चेंज हो जाता है। वैसे इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। पहले में डिस्कस हो गया। अगली बात, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, सेम ही क्वेश्चन है, सेट 1 में भी था। रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, हां सेट 1 में तो था, क्वेश्चन सेम ही है, मगर मे भी ऑप्शंस ना आगे पीछे कर रखी हो यार, तो अगर उसमें मे भी आंसर इसका आना चाहिए रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स। अब मेरे ख्याल से ऑप्शन भी सेम ही है, बाकी ऑप्शन ए बी सी में चेंज हो सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन सेम है। इसका आंसर रिपेल्ड बाय बोथ द पोल्स, यहां पे इस सेट के हिसाब से तो इसका आंसर क्या बन रहा है,
ए बन रहा है भैया। अगली बात आती है क्वेश्चन नंबर 9, द सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 40 टर्न्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज सेम ही लग रही हैं। 8 सेंटीमीटर ही क्या था इसका रेडियस था, 40 ही क्या थी टर्न्स थी, 25/पाई ही था सेंटीमीटर में है तो वो भी सेंटीमीटर। पता है क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। वैसे ये सेम ही क्वेश्चन है जो सेट 1 में था, मैग्नेटिक फील्ड भी यही है 3 × 10⁻²⁰ टेस्ला। बाकी मेरे हिसाब से यही है आंसर। इसका 0.19 वोल्ट आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सी हो जाना चाहिए भाई। ओके, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए, यहां से क्विट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 10, when the intrinsic semiconductor is doped with a small amount of trivalent impurity। सेम क्वेश्चन, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डाली है तो क्या बनना चाहिए इसको, इट बिकम्स अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। 10th का बेटा बी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हमने कुछ नहीं किया, सेम ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए एन टाइप सिलिकॉन, द गैप बिटवीन द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द डोनर एनर्जी लेवल। सेम क्वेश्चन है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन एंड डोनर लेवल के बीच का फर्क 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर भी क्या बनेगा, डी बनेगा। सेमी क्वेश्चन था यार। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए। A steady current flows through a metallic wire whose area of cross section increases continuously from one to other and the magnitude of the drift velocity of free electron as a function of A can be shown by। सेम ही क्वेश्चन है जिसमें मैंने AV इक्वल टू क्या बताया था, कांस्टेंट बताया था। तो इसके हिसाब से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होनी चाहिए थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होनी चाहिए थी। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी तो होनी चाहिए, लेकिन ये लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, हाइपरबोलिक बनना चाहिए था। इसका आंसर बेटा क्या आ गया, ए आ गया। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 नंबर क्वेश्चन यार मैं सॉल्व कर रहा था, इसका आंसर मैच नहीं हुआ। बाकी अब मेरा जो आंसर आ रहा है वही 2 बार करके देख लिया, आंसर तो इसका मैच हो नहीं रहा किसी के साथ। अब जो मुझे आता है उतना करा देता हूं। ये चेंज क्वेश्चन है, कह रहा मासेस ऑफ 2 सिलिंड्रिकल वायर्स ऑफ कॉपर। दोनों वायर किसकी बनी हुई है, कॉपर की है। आर इन द रेशियो 1:3। ओके, मास का रेशियो दैट मींस m1 रेशियो m2 is equal to 1:3। तो m1 रेशियो m2 किसके इक्वल दे दिया भैया, इट इज इक्वल टू 1 रेशियो, आराम से करते हैं यार, 1:3 and their lengths are in the ratio L1 ratio L2 is equal to 5:3। okay, the ratio of their resistances will be, बात किसकी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की। हमें पता है यार जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो होता है रो L डिवाइडेड बाय A। सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, रो क्या होगी इसकी रेजिस्टिविटी है। दोनों के दोनों कॉपर की है तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ अलग-अलग है, एरिया अलग-अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एरिया की बात कुछ नहीं की है तो हम एरिया को कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है बेटा मास की बात किया तो मास से उठाते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है यार, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, वैसे डेंसिटी को नॉर्मली हम रो से डिनोट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में रो ऑलरेडी यूज है तो इसलिए डेंसिटी को मैंने किससे डिनोट कर दिया, कैपिटल डी से डिनोट कर दिया। तो मास किसके इक्वल होता है भैया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर वायर तुम्हारी कैसी है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो सिलेंड्रिकल वायर जो है उसकी वॉल्यूम बेटा क्या ली जा सकती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम की बजाय मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो यहां से m किसके इक्वल बन जाएगा, वॉल्यूम की जगह a, लेंथ की जगह l, साथ में क्या आ गया डेंसिटी। ओके, तो मास किसके इक्वल आ गया, a * l * d। मेरे पास इस यहां पर a नहीं है तो मुझे a चाहिए ना। अब a क्योंकि चाहिए तो मैं यहां से a बनाने जा रहा हूं। a विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय l * d। l लेंथ है, d यहां पर क्या है डेंसिटी है। इस हिसाब से ध्यान से देखना, जो रेजिस्टेंस का फार्मूला बनने जा रहा है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया के बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो एरिया को मैंने यहां से जो कैलकुलेट किया ना यहां पे पुट कर दूंगा, नीचे आ जाएगा m, l और d घूम के भैया ऊपर चले जाएंगे, l का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, d यहां पर आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों के दोनों कॉपर की वायर है ना, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी और डेंसिटी क्या रहनी है, सेम रहनी है। दैट मींस इसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस है किसके प्रोपोर्शनल गया, L² डिवाइडेड बाय
m के। देखो हमारा सॉल्यूशन तो यही है, ये किसके इक्वल चले गया, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m के। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं, तो यहां से मैं इसको लिखने जा रहा हूं r1 डिवाइडेड बाय r2। ओके, तो r1 डिवाइडेड बाय r2, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी l के साथ है, l के साथ डायरेक्ट है, तो भैया यहां पे आ जाएगा l1 डिवाइडेड बाय l2 का होल स्क्वायर। लेकिन मास के साथ क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, तो m यहां पर आएगा, m1 यहां पर क्या आ जाएगा, m2, यहां से r1 डिवाइडेड बाय r2। ओके, r1 डिवाइडेड बाय r2 किसके इक्वल होना चाहिए, l1 बाय l2। लेंथ का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, लेंथ का रेशियो दे रखा है 5/3, तो ये हो जाएगा 25/9। 5/3 है, ऊपर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। और m1 बाय m2 भी दे रखा है, m1 बाय m2 1:3 है, m1 नीचे है, ध्यान रखना, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं भैया, तो ये 25/3, यानी कि अब मेरा आंसर तो r1 रेशियो r2 इक्वल टू 25/3। भैया टाइम नहीं था इतना इधर उधर देखने का, तो हमारा आंसर तो 25/3 आ रहा है। बाकी इसको इधर उधर देखते हैं कि हम ही गलत कर रहे होंगे, सीबीएसई वालों ने तो अपनी तरफ से यार सही तरीके से डाला होगा क्वेश्चन, लेकिन मैं 2 बार करके देख लिया, मेरे हिसाब से तो इसको ऐसे ही करना चाहिए, तो इसको देखते हैं। ओके, अपना आंसर वैसे 25/3 है, इनमें से मेरे ख्याल से 25/3 किसी के साथ मैच भी अब नहीं कर रहा है, तो इसको बाद में देखते हैं, या आप इधर उधर से इसको और ढूंढो नेट वेट पे कहीं और जगह पर। तो ये क्वेश्चन नंबर कहां पे पहुंच गया, 30 पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, थोड़े से चेंज के साथ है यार, सेट 1 में कुछ और था। तो which one of the following is the correct representation of variation of conductivity? ओके, कंडक्टिविटी बोला है इस बार, वहां पर रेजिस्टेंस की टेम्परेचर के साथ थी। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर, बात किसकी है, कंडक्टिविटी की। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, कौन है भैया, कंडक्टर, ठीक है, यानी मेटल है कोई। कंडक्टर का मतलब उसकी रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, टेम्परेचर है, तो कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या जानी चाहिए, टेम्परेचर जानी चाहिए। कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होती है। क्वेश्चन किस पे है, कंडक्टिविटी पे है, तो बढ़नी तो नहीं चाहिए, गलत हो गया। अब ये तीनों में घट रहा है, ठीक है, तीनों में ही घट रहा है। वैसे अब हमारे हिसाब से तो आंसर क्या आएगा फिर आपका, हाइपरबोलिक वाला आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी जब जाती है किसी चीज के साथ, तो ग्राफ कैसा, लीनियर तो बिल्कुल ही नहीं आता, इट विल बी हाइपरबोलिक इन नेचर। ओके, तो हाइपरबोलिक ग्राफ बना दिया, हमारा आंसर सी था इसका। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है, पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, r डिस्टेंस पे है, तो फोर्स कितना लगेगा, F। अगर डिस्टेंस को 2r कर दिया जाएगा तो सेट 1 का मेरे ख्याल से पहले दूसरा ही क्वेश्चन था, आंसर इसका क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन धुआंधार तरीके से हो गए यार, ये तो अब धुआंधार तो होने चाहिए क्योंकि आधे तो इसमें क्या थे, रिपीटेड थे। अगली यार असर्शन रीजन वाले, असर्शन रीजन वालों में कोई चेंज नहीं है, ऑप्शंस का भी इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन उसके हिसाब से दिए, दोनों सही है तो ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी। तो ये सेम ही क्वेश्चन है बेटा, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ वेव फ्रंट इज 0, तो ये सही है। ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम डिस्टेंस, ये हमने पहले कर लिया कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए ही होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है, फोटो इलेक्ट्रिक में डेमोंस्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, बिल्कुल सही है भाई, चल जाए पेन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, मतलब सेम ही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, दोनों पार्ट सही है, लेकिन ये उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन अब देखो मेरे हिसाब से तो नहीं। अगले वाले में अपने आप ए बी सी डी क्या लगाना है वो चेक कर लेना। अगले वाले पार्ट में बोला गया, व्हेन बार ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड लाइंस गेट कंसंट्रेटेड इनसाइड द बार। ओके, तो ये गलत हो गया, कॉपर डायमैग्नेटिक है, अंदर नहीं, वो तो बाहर फेंकेगा, और कॉपर इज पैरामैग्नेटिक, ये तो वैसे ही क्या हो गया, गलत हो गया। तो बोथ assertion as well as reason are incorrect। मेरे ख्याल से इसका फिर ऑप्शन क्या बनना चाहिए, डी बनना चाहिए। अब चलेंगे हम सेट
सी पर, यानी कि सेट 3 पर।